तेजेंद्र मधु का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर ले जाता है। पापा जी, ये सब क्या है? आप माँ जी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? प्लीज़ रुक जाइए पापा जी। हाँ पापा, आप माँ को कहाँ लेकर जा रहे हो? कुछ तो बताओ। मैं तुम्हारी माँ को हनीमून पर ले जा रहा हूँ। क्या? ऋषभ, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही ना? हाँ बहू, अब तुम्हारी सास का हनीमून तो होकर ही रहेगा। मधु को ये सब सुनकर बहुत आश्चर्य होता है। उसकी आंखें नम हो जाती है और वो रोने लगती है। ऋषभ के पापा, आप आप सच में? हाँ मधु, मेरी प्यारी बीवी, मैं और तुम हनीमून मनाने गोवा जा रहे हैं और वहाँ से हम फ्लाइट लेकर हिमाचल भी घूमेंगे। मुझे माफ़ कर दो मधु, मैंने तुम्हारे बारे में कभी सोचा ही नहीं। लेकिन उस रात जब मैं शिमला के लिए निकल गया था, तभी मैं अपना लकी रुमाल भूल गया था। इसीलिए मैंने सोचा कि वापस आकर ले लूं। तभी मैंने खिड़की से तुम्हें रोते हुए देखा और मैं अंदर ही नहीं आ पाया। तुम्हें रोता देख मुझे बहुत बुरा लगा। शिमला की पूरी ट्रिप में मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा कि मैंने इतने सालों में ना चाहते हुए भी ना जाने कितने सारे दुख दिए हैं। मैं तुम्हें वो इज्जत कभी नहीं दे पाया जिसकी तुम हकदार हो। तुम्हारे इस हंसते हुए चेहरे के पीछे ये दुख कभी देख ही नहीं पाया। मुझे माफ़ कर दो मधु। आप माफ़ी मत मांगिए जी। आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया है वो बहुत है। मेरे लिए कहीं जाकर घूमना ज़रूरी नहीं था। ज़रूरी था तो आपके मन का मेरे लिए भाव, और आज आपके मन के भाव को देखकर मेरी वो इच्छा भी पूरी हो गई। थैंक यू सो मच पापा जी, माँ जी के बारे में इतना सोचने के लिए और उन्हें जीवन की इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। नायरा बहू, थैंक यू तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए। अगर तुम नहीं होती तो मैं समझ ही नहीं पाता। 1 महीने में तुमने मधु को कितने अच्छे से संभाला है, कितने प्यार से समझा है। और यहाँ मेरी शादी को 30 साल होकर भी मैं मधु को कभी समझ ही नहीं पाया। एंड आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे उस दिन तुम सबसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे माफ़ कर दो बेटी। कोई बात नहीं पापा जी, देर आए पर दुरुस्त आए। चलिए अब आप दोनों जर्नी को एंजॉय कीजिए। हैप्पी हनीमून। हैप्पी हनीमून माँ पापा। जल्दी जल्दी आप दोनों हनीमून से वापस आ जाए ताकि मैं और नायरा भी हमारे दूसरे हनीमून पर जा पाए। वो क्या है ना, नायरा ने मुझे वार्निंग दे के रखी है कि जब तक आप दोनों का हनीमून नहीं हो जाता हम दोनों कभी घूमने नहीं जा सकते। इसीलिए और डिले मत कीजिए मेरे हनीमून को। बदमाश। मधु और तेजेंद्र दोनों हनीमून के लिए रवाना हो जाते हैं और अगले ही दिन वो गोवा पहुंच जाते हैं। तैयार होकर वो दोनों भी समुंदर किनारे घूमने चले जाते हैं। समुंदर में लोग सर्फिंग कर रहे होते हैं। उन्हें देखकर मधु कहती है, ए जी, ये लोग पानी पे कैसे खड़े हैं? अरे मेरी प्यारी बीवी, ये लोग पानी पे नहीं खड़े, इसे सर्फिंग कहते हैं। अच्छा, उसके चेहरे से तो साफ साफ दिख रहा है कि वो कितने मज़े ले रहा है। वो तो है मधु, क्यों ना हम लोग भी वाटर स्पोर्ट्स ट्राई करें। उसके बाद में ट्रैकिंग भी करेंगे। कौन से स्पोर्ट्स? अब इस उम्र में क्या खेल खेलेंगे जी? ये भी कोई उम्र है हमारी? लोग क्या कहेंगे? जिसको जो कहना है कहने दो। वैसे भी तुम्हें और मुझे यहाँ कौन जानता है। और रही दूसरी बात, वाटर स्पोर्ट्स को तो हम दोनों भी कर सकते हैं, वो भी पूरी सेफ्टी के साथ। कोई खतरा नहीं होता उसमें। अगर कुछ हो भी जाए तो मैं हूँ ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। फिर वो दोनों समुंदर में अलग अलग राइड्स खेलते हैं। उसके बाद वो दोनों
फिशिंग भी करते हैं। अरे वाह, आज तो हम दोनों ने बहुत सारी मछलियाँ पकड़ ली। अगर यहाँ पर मेरी बहू होती तो वो भी बहुत मज़े करती। हाँ मधु, तुमने सही कहा, हमारे बच्चे हैं ही ऐसे। अब ये मछलियों की फ़ोटो लेकर उन दोनों को फॉरवर्ड करो, वो भी इतनी सारी मछलियाँ देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। फिर वो दोनों ट्रैकिंग के लिए चले जाते हैं। वहाँ पे सभी लोगों को देखकर मधु बहुत डर जाती है। ये क्या है जी, मैं इतने ऊपर नहीं चढ़ सकती, और अगर मैं गिर विर गई तो? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। अरे मधु, तुम डरो मत, सब सिक्योरिटी के साथ हम वहाँ एक रस्सी से बंधे हुए होते हैं। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम डरो मत मधु, मैं हूँ ना यहाँ, और यहाँ पर तो सिक्योरिटी गार्ड्स भी हैं। देखो मधु, आज तक तुमने लाइफ में कुछ भी नया ट्राई नहीं किया, लाइफ कुछ एंजॉय भी नहीं की, और वो भी मेरी वजह से। अब से मैं तुम्हें वो सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ जिसकी तुम हकदार हो। मैं कहता हूँ इसीलिए बस एक बार ट्राई करके देखो, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। ठीक है जी, अगर आप इतना कह रहे हो तो मैं आपको मना कैसे कर सकती हूँ। फिर वो दोनों ट्रैकिंग करते हैं। ट्रैकिंग करने के बाद मधु को कमाल की खुशी मिलती है। आपने सच कहा था जी, ये वाला तो मुझे हमेशा याद रहेगा। सच में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। ऐसे ही वो दोनों सारी चीज़ें करते हैं जो एक शादीशुदा जोड़ा करता है। रात में तेजेंद्र मधु को एक सरप्राइज़ देता है। उसने एक पहाड़ी इलाके में रोमांटिक डिनर का सेटअप किया होता है और वो बहुत ही खूबसूरत होता है। वहाँ पर वेटर आकर मधु से कहता है, वेलकम मैम। क्या? ये इन्होंने क्या बोला अभी ऋषभ के पापा? क्या कम है? क्या कम है नहीं मेरी भोली भाली सी बीवी, वो कह रहा है वेलकम, जिसका मतलब होता है स्वागत है आपका। अच्छा अच्छा, ऐसी बात है क्या? धन्यवाद भाई साहब। कैसा लगा ये सेटअप मधु? बहुत ही सुंदर। धन्यवाद ऋषभ के पापा, आपने मेरी खुशी के लिए इतना सब कुछ किया। मैं इस सब से इतनी खुश हूँ कि पूछो ही मत। थैंक यू सो मच ऋषभ के पापा। अरे मेरी जान, मेरी जाने जिगर, क्या तुम भी? तुम्हारी खुशी के लिए तो मैं कुछ भी कुर्बान कर सकता हो। फिर तेजेंद्र गिटार बजाते हुए मधु के लिए एक रोमांटिक गाना गाने लगता है। काटे नहीं कटते ये दिन ये रात, कहनी थी तुमसे जो दिल की बात। काटे नहीं कटते ये दिन ये रात, कहनी थी तुमसे जो दिल की बात। लो आज मैं कहता हूँ I love you, I love you, I love you. आई लव यू टू ऋषभ के पापा। मेरी मधुबाला। जी, क्या अब भी? खाना खाने के बाद वो दोनों होटल रूम में जाते हैं। तभी, ये देखो मधु, ये ड्रेस मैंने खास तुम्हारे लिए मंगवाई है, इसे पहनो, तुम इसमें बहुत सुंदर लगोगी। पहनो पहनो। लेकिन ऋषभ के पापा, मेरी तो कितनी उम्र हो चुकी है और ये ड्रेस भी कितनी छोटी है, मैं इसे कैसे पहन सकती हूँ? ओफो मधु, हम हमारे मोहल्ले में नहीं हैं, हम हनीमून पे हैं और यहाँ पर हमें कोई देखने वाला भी नहीं है, इसीलिए शर्माना छोड़ो और ये ड्रेस पहन लो, वरना मैं रूठ जाऊँगा। अच्छा ठीक है बाबा, मैं पहन लूँगी। ये हुई ना बात मेरी स्वीट हार्ट वाइफी। फिर मधु वो छोटी ड्रेस पहनकर आती है और तेजेंद्र और मधु खूब रोमांस करते हैं। वो दोनों अपने हनीमून पर जहाँ भी जाते ढेरों फोटोग्राफ्स क्लिक करते।
उनके आसपास के लोग उन्हें कहते, अरे वाह अंकल आंटी, आप दोनों बहुत ही रोमांटिक कपल हो। एकदम 90s वाला प्यार। इस उम्र में भी हनीमून मनाना तो कोई आपसे सीखे। आप दोनों बहुत ही ब्यूटीफुल कपल हो। किसी की नज़र ना लगे आप दोनों को। कैन वी हैव अ सेल्फी? यस श्योर, व्हाई नॉट। नायरा अपनी सास से वीडियो कॉल्स पर बातें किया करती और वो अपने मिशन सास का हनीमून की कामयाबी देखकर बहुत खुश होती है। ऋषभ, देखो ना, माँ पापा की कितनी प्यारी फ़ोटोज़ आई है। माँ तो कितनी प्यारी और कितनी खुश लग रही है। ये उनकी पैराशूट वाली फ़ोटो तो देखो, कितनी प्यारी वीडियो आई है इनकी। इतना कहकर नायरा ऋषभ को वो वीडियो दिखाती है। उन्हें इतना खुश देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ नायरा, तुमने सही कहा। इतने सालों में माँ को इतना खुश कभी नहीं देखा। शी इज़ रियली एन्जॉइंग इट। और ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। थैंक यू सो मच नायरा, मेरी माँ के बारे में इतना सोचने के लिए। क्या क्या कहा तुमने? तुम्हारी माँ? एक ऐसे लपड़ मारूंगी ना, वो मेरी भी माँ है। हाँ बाबा, हमारी माँ। दैट साउंड्स बेटर। अब तेजेंद्र और मधु दोनों हनीमून से लौट रहे होते हैं। क्या बात है, ये माँ और पापा अभी तक क्यों नहीं आए? फ्लाइट टाइम के हिसाब से तो उन दोनों को अब तक आ जाना चाहिए था, फिर उन्हें लेट कैसे हो गया? हाँ ऋषभ, अब तक तो उनकी फ्लाइट आ जानी चाहिए थी। तभी वो दोनों टीवी पर न्यूज़ फ्लैश होते हुए देखते हैं। मनाली से मुंबई जाने वाली प्लेन हो गई है क्रैश। जी हाँ, ये इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। ये न्यूज़ देखकर नायरा और ऋषभ के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हे भगवान, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी सास को इतनी बड़ी खुशी देने के बाद आप मुझसे मेरे सास ससुर को नहीं छीन सकते। माँ, पापा। ऋषभ और नायरा उन दोनों की फ़ोटो देखकर रोने लगते हैं और उन्हें लगता है कि मधु और तेजेंद्र दोनों उस प्लेन क्रैश में मर चुके हैं। लेकिन तभी अचानक से घर की घंटी बजती है और दरवाजे पे मधु और तेजेंद्र होते हैं। माँ जी, पापा जी, लेकिन आप दोनों तो यहाँ पर तो प्लेन क्रैश। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो हमारी फ़्लाइट मिस हो गई और हम दोनों हेलीकॉप्टर से आ गए। मेरे दोस्त ने लास्ट मोमेंट पर सारा बंदोबस्त कर दिया। घबराओ मत बहू, भगवान की कृपा से सब ठीक ही हुआ। बस उन लोगों के लिए बुरा लग रहा है जो उस प्लेन क्रैश में मारे गए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो इस तरह सास का हनीमून आखिर हो ही जाता है और अगले ही दिन ऋषभ और नायरा भी अपने हनीमून के लिए निकल जाते हैं।